10 साल पहले जो वादे किए थे 2014 में वो उन्होंने पूरे नहीं किए। 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, तो उनकी गारंटी पर तो विश्वास हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। 10 साल बहुत बड़ी समय सीमा होती है। आप समझ सकते हैं सीधा सीधा मुसलमानों को घुसपैठिए कहा है उन्होंने, ठीक है, जबकि ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी पता है। ये सिर्फ विभाजन करना चाहते हैं। इन सब चीज़ स्टेटमेंट का कोई वो है नहीं, कोई तर्क है नहीं। इससे सिर्फ वोट का विभाजन करना चाहते हैं क्योंकि पहले चरण में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो भी आप कह रहे हैं कि नफरत है समाज में, क्या उसकी वजह ये सरकार है या इन 10 सालों में नफरत हो गई? गोदी मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ी जहर घोलने का काम सरकार के इशारों पे गोदी मीडिया ने किया है। नहीं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आप देखो यहाँ सारे युवा बैठे हैं, सब बेरोजगार हैं। उन्होंने लाइन में लगा दिया पकौड़े तलने के लिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आज मोदी जी के पास काफ़ी सारे संसाधन हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा विकास नहीं किया है जो 10 साल में वो करते और मांगते वोट कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मैंने ये काम किया है, मुझे इन बातों पर जो है वोट दें। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 5 साल दो, मैं एक नया भारत दूंगा। आपको लगता है कि मोदी जी ने एक नया भारत दिया? ये जालिम हुकूमत है। आप देखें किस तरीके से लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। अरे ये कोई इनकी औकात है हमारे सामने? हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की या बांग्लादेश की या भूटान की कोई औकात नहीं है। अगर कंपेयर करना था तो आप जापान से करते, चाइना क्या कर रहा है उसके प्रोडक्शन से करते कुछ। चाइना देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वही पुराना भारत चाहिए जो अब से 10-15 साल पहले था, जहाँ पर के एक साथ हम ईद मनाते थे, एक साथ होली खेलते थे। अभी कौन रोक रहा है ये सब? अभी भी तो मना रहे हैं ना। पब्लिक के जहन में जहर घोला जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम को आपस में टकराया जा रहा है। बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन स्विस बैंक से वापस लाएंगे। आप बताओ काला धन, कौन सा काला धन वो वापस लाएं? उन्होंने कर्ज माफ किसका किया है? किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। ये जो 5 किलो राशन का जो एक लालच दिया गया है पब्लिक के जहन में, जो एक लालच दिया गया है, एक तरह की भीख है। ये भीख है ये? भीख है ये सहयोग नहीं है। पब्लिक को इसकी जरूरत नहीं है, आवाम को इसकी जरूरत है ही नहीं। हम खुद कमाना जानते हैं, खाना जानते हैं, अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपना खुद खाएंगे, हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है। कि आप पुराना हमारा 10 साल पुराना हिंदुस्तान लौटा दो, पिछले दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। कि तुम नफरतों की आग लगाते रहोगे घर, तुम नफरतों की आग लगाते रहोगे घर, हम मोहब्बतों की दुकान सजाते रहेंगे। तो संभल लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जो है यहाँ पर आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी प्रचार प्रसार का जो दौर है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक दिन बीत जाने के बाद यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन रुझान क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, ये हम जनता की नब्ज़ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर एक चौपाल लगी हुई है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं। कहते हैं कि चौपालों से ही सियासत की शुरुआत हुई है और ज़्यादातर जो है चौपालों से ही देश के मुद्दों पर बात होती है। आज इस चौपाल में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर नौजवान युवा लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होने जा रहा है, यानी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने वाली है। ख़ास बात ये भी है क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि संविधान को खतरा है, अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ये कहते हैं कि उन्होंने देश की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया है, विदेशों में हमारे देश का डंका बज रहा है। अब देखना ये होगा कि युवाओं के मन में किसकी बात ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, शुरुआत हम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फैज़ान अली। फैज़ान जी, क्या लग रहा है, अभी तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, युवा खास करके किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाला है? खास करके युवा जो है, जो बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री जी 7 साल से काम कर रहे हैं, एक भी वैकेंसी में वो भर्ती नहीं करा पाए हैं, उनका फेलियर साबित हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोज़गार को लेकर युवा वोट कर रहे हैं, रोज़गार की मांग कर रहे हैं। जैसे पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, पेपर सारे लीक हो गए, जो कई सारे पेपर हुए वो सारे अभी उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी का काम कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पर जिस तरह से एक प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी इस बार चलेगी, हम 400 पार जाने की बात करते हैं। आपको भरोसा होता है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उनमें सच्चाई है, उनके वादों में सच्चाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले जो वादे किए थे 2014 में वो उन्होंने पूरे नहीं किए। 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, तो उनकी गारंटी पर तो विश्वास हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। 10 साल बहुत बड़ी
समय सीमा होती है, एक बहुत बड़ी अवधि होती है शासन की, उसमें बहुत लोग कुछ कर सकते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह थे, वो मुगल बादशाह नहीं, पठान वंश के राजा शेरशाह सूरी थे। उन्होंने एक ग्रैंड ट्रक रोड बनाया था, बहुत बड़ा रोड था। आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा रोड किसी ने इतने कम समय में नहीं बनाया। जिस टाइम बहुत कम संसाधन थे, सीमित संसाधनों में शेरशाह सूरी ने बहुत विकास करके दिखाया था। आज मोदी जी के पास काफ़ी सारे संसाधन हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा विकास नहीं किया है जो 10 साल में वो करते और मांगते वोट कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मैंने ये काम किया है, मुझे इन बातों पर जो है वोट दें। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप बताएं, ऐसा कोई काम अगर उन्होंने किया हो तो। पर जो वादे कर रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, विदेशों में छवि, अपनी पहचान बनाना, ये सब क्या लगता है? ये सब चुनावी जुमले हैं, कुछ नहीं है, ये सारे सब चुनावी जुमले हैं। वो कह रहे हैं हम मुसलमानों को, जो कह रहे हैं कि आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। भाई मुसलमान तो आरक्षण मांगते ही नहीं। बताओ मुसलमान कहाँ आरक्षण मांगता है? जो जनरल का मुसलमान है वो कहीं आरक्षण नहीं मांगता। जो बैकवर्ड में आता है वो बैकवर्ड में आता है, ओबीसी में। और हम लोगों की तो मांग है, हम जनरल में हैं, हम तो आरक्षण चाहते ही नहीं। आपको अगर आरक्षण देना है तो आप फाइनेंशियली तौर पे आरक्षण दें। बयान आया प्रधानमंत्री का, वो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक जब तक मैं जिंदा हूँ मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। और एक तरफ प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो दोनों बातों पे आप किस तरीके से सोचते हैं? ये तो आप देख लीजिए, दोनों बातें उनकी एक दूसरे के विरोध में है। एक उनकी अपनी ही बात दूसरे से टकरा रही है। वो एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को लेके भी हम चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, और फिर एक बार ये कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, और जबकि मुसलमान उनसे आरक्षण मांग ही नहीं रहा है। अमित शाह का बयान उसके उलट है। जी, क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम नाजिर अली है। जी, क्या कह रहे थे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा, जबकि उसके उलट उनके गृह मंत्री हैं, उनका बयान मुसलमानों के फेवर में आता है। तो आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या बयान आता फेवर में? और यही था कि हम जो है माइनॉरिटी का हक है, और ये सारी चीज़ें मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ माइनॉरिटी का हक उन्होंने बताया था आरक्षण पे और कई सारी चीज़ों पे। तो इनका आपस में ही तय नहीं है, उनका मतलब कोई एजेंडा ही क्लियर नहीं है कि किस एजेंडे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आप देखो यहाँ सारे युवा बैठे हैं, सब बेरोजगार हैं, उन्होंने लाइन में लगा दिया पकौड़े तलने के लिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष में नहीं। और ये जालिम हुकूमत है। आप देखें किस तरीके से लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं, किस तरीके से आप एक जेल में जो मतलब जहाँ पर आपको सुरक्षा में मिलनी चाहिए वहाँ पर आपका मर्डर हो जाता है। कैसे कह सकते हैं आप? ये तो जुल्म के खिलाफ वोट है। इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, जुल्म के खिलाफ वोट करेगी। जनता मजलूम है और ये जालिम है, और ये इस बार जाएंगे हर हाल में। परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। पर 400 प्लस का नारा है, मोदी की गारंटी है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। 400 पार कुछ नहीं है। ये सिर्फ चोरी कर सकते हैं, 400 पार नहीं कर सकते। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और बाकी अगर वो बात करें कि साहब विदेशों में छवि को बढ़ाने का काम किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। आपने आनंदीबेन पटेल का एक लेक्चर सुना होगा, भाषण दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि मुझसे बात करते थे कि मुझे विदेश घूमने का शौक़ है, तो वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। जो उनके ख्वाहिशें थी वो पूरा कर रहे हैं। सरकार के पैसे को आग में लगा, जनता के पैसे को वो आग में लगा रहे हैं। इससे आपका वोट किन मुद्दों पर? मेरा वोट शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, रोजगार के ऊपर वोट जाएगा। इसके अलावा विकास, ये 4 मुद्दे हैं। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि इन चारों मुद्दों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वोट करें। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? हाशिम रजा नाम है मेरा। जी, पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि जहन में अभी, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 7 तारीख को वोटिंग है, तो पहला जहन में किन मुद्दों पर जहन में जो है चल रहे हैं कि जिन पर वोट करोगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है यार न्यूज़ पे। और आपके प्रोग्राम देखते रहते हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आते हैं आपके। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम नफ़रतों की आग लगाते रहोगे घर, तुम नफ़रतों की आग लगाते रहोगे घर, हम मोहब्बतों की दुकान सजाते रहेंगे। तो आप इस बात से मेरी समझ ही गए हैं कि हमारा वोट किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस समाज में पिछले 10 सालों में जहर घोलने का काम इस सरकार ने किया है, गांव-गांव, कस्बा जला दिया है, आपस में लोगों को लड़ा दिया है। सिर्फ हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि आप पुराना, हमारा 10 साल पुराना हिंदुस्तान लौटा दो, पिछले दिन लौटा दो। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। जो भाईचारा था, जो हम
आपस में मिल बांट के एक रोटी खाते थे, वही दिन लौटा दो हमारे। आज जो मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे पुराने दिन बहुत अच्छे थे। कम से कम सुकून से रह तो रहे थे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। आज भी मोहब्बत कायम है। अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन अब अच्छे दिन इससे ज़्यादा बेहतर क्या होंगे? अच्छे दिन तो चले। एक दूसरे से भाई भाई लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है। मैं आपको लगता है कि ये जो भी आप कह रहे हैं कि नफरत है समाज में, क्या उसकी वजह इस सरकार है या इन 10 सालों में नफरत हो गई? गोदी मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ी जहर घोलने का काम सरकार के इशारों पे गोदी मीडिया ने किया है। अगर सरकार छूट ना देती तो किसी हाल में मीडिया की कोई औकात ही नहीं थी कि इतना जहर घोल सकती थी। आप 10 साल पुराने वीडियो और डिबेट्स देख लीजिए। अगर किसी भी समाज का बखूबी उसमें नाम लिया जाता हो तो आपको उसी से आइडिया हो जाएगा। 10 साल पहले सिर्फ इशारा किया जाता था माइनॉरिटी और ये सब। आज हिंदू मुसलमान और ये सब किसी जाति विशेष पर सरेआम डिबेटें होती हैं, सरेआम डिबेटें होती हैं। ये नफ़रत का ही खेल चल रहा है और नफ़रत ही इस हिंदुस्तान में परोसी गई है। और मेरा ये मानना है जब तक भी आपस में लड़ते रहेंगे और देश को तरक्की तभी मिलती है कि एक एक किसी हिंदुस्तानी का, वो किसी भी जाति धर्म का हो, कंट्रीब्यूशन उसका जब तक ना होगा देश के अंदर, तब तक तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की के लिए हर समाज, हर जाति का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है और मेरा वोट इसीलिए गठबंधन को है और तरक्की के लिए है और मोहब्बत आपस में बढ़ने के लिए है। जिस तरह से राहुल गांधी जी, हम किसी यहाँ विशेष कैंडिडेट के लिए और किसी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ पे। पर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी से डर दिखा के इंडिया गठबंधन वाले वोट मांग रहे हैं। क्या आपको बीजेपी से डर दिखाया जा रहा है? क्या आप वोट नहीं दोगे बीजेपी आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान अपना खाता है, अपना जीता है, उसे किसी आरक्षण की, किसी दूसरी किसी मुद्दों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक पिंचर का भी काम कर रहा है ना तो अपना खुद कर रहा है मुसलमान, अपना रोज़गार तलाशे हुए है। किसी नौकरी पे आरक्षण में नौकरी मिलेगी उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। छोटे से छोटा काम मुसलमान करके अपना गुजारा कर रहा है, तो डरेगा किस बात से? वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसको डर लगेगा, मुझे जॉबों से निकाला जाएगा कुछ है, उसको कुछ डर नहीं है। अपना कमाना, अपना पानी कुआं खोदना और पानी पीना है। जी, क्या नाम हुआ आपका? शहबाज। क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट करने वाले हो? हमारा तो सर ये मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन को वोट दें और देश को आगे बढ़ाएं। देश को आगे तो मोदी जी लेके जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने वाला है। तो सब झूठ बोलने के इनके मुद्दे हैं, ये सब इलेक्शन बाजी है इनकी, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये लोग, इनकी दोबारा सरकार आती है, जो आज इन्होंने मुद्दे किए हैं, जो वादे कर रहे हैं, ये पिछले वादों पे खड़े नहीं उतरे तो ये आगे क्या उतरेंगे? कई सारे लोग हैं क्योंकि पीछे भी कुछ लोग रह गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि सबका एक बार पूछ लिया जाए कि किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करने वाले। क्या नाम हुआ आपका? मरगूब अली। जी, वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्या जहन में रहने वाला है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो मोदी जी ने 10 साल मांगे थे, उन्होंने कहा था पिछली बार जब 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 5 साल दो, मैं एक नया भारत दूंगा। आपको लगता है कि मोदी जी ने एक नया भारत दिया? उनके हिसाब से तो गिनाते हैं वादे। आप भी मीडिया में हैं और मैं समझता हूं कि काफ़ी पूरे हिंदुस्तान की जगह जगहों पे आप जाते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अब जो प्रधानमंत्री जो वादे बता रहे हैं, जो गिनवा रहे हैं, छवि करना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, कितने सारे वादे जो वो गिनवाते हैं, वो आप लोगों के हिसाब से तो गिनवाते हैं, सदन में आंकड़ा देते हैं, तो वो आप बताइए कि जनता तक ये सब जो लाभ है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या लाभ है? ये जो 5 किलो राशन का जो एक लालच दिया गया है पब्लिक के जहन में, जो एक लालच दिया गया है, ये एक तरह की भीख है। भीख है ये? भीख है ये सहयोग नहीं है। पब्लिक को इसकी ज़रूरत नहीं है, आवाम को इसकी ज़रूरत है ही नहीं। हम खुद कमाना जानते हैं, खाना जानते हैं, अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपना खुद खाएंगे, हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। ये 5 किलो का जो राशन मोदी जी कहते हैं कि मैं 5 किलो राशन पूरी मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को दे रहा हूँ, क्या मोदी जी, पहली बात तो ये बताइए कि अपने कहाँ से दे रहे हैं? मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता का पैसा है। जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा वहाँ लगाओ जहाँ जनता की ज़रूरत है। ये जनता ही तो है, 80 करोड़ जनता इस देश की तो है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई भी मुद्दा नहीं 80 करोड़ लोगों को वो
राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग उनकी नज़र में गरीब हो गए 10 साल में। रेखा में तभी तो मिल रहा है। मतलब ये मोदी जी को सोचना चाहिए, 80 करोड़ लोग देश के गरीब हो गए, 50% जनता मोदी जी के शासन में 10 साल में कहाँ पहुँच गई। उन्होंने तो गरीबों को उठाने की बात करी थी, गरीबी से उठाने की बात करी थी, और खाई बढ़ गई, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। ये क्या किया उन्होंने 10 साल में। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो कह रहे थे कि फोकट का जो अनाज मिल रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि फोकट का अनाज। आप क्या समझते हैं फोकट किस में मिलता है, फ्री में? किस बात को फोकट बोलते हैं? अरे वो अपने वो सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं वो फोकट का बोल के। आप कैसी बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ ये उपलब्धि नहीं है उनकी? ये तो हमारे लिए सोचने की बात है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंक से देख ली कितना कर्ज हर भारतीय पे बढ़ा दिया है 10 साल में। आप किसानों की बात कर लीजिए, 50 किलो का एमपीके का कट्टा आता था, 500 रुपये का मिलता था कांग्रेस की सरकार में। अब 45 किलो का कट्टा आ रहा है और 1500 रुपये के लगभग में मिल रहा है। जो एलपीजी गैस, रसोई गैस यूज़ होती थी, वो 400 कुछ रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये का तब हुआ है जब उन्होंने 200 रुपये कम किए हैं। आप बताइए क्या किया उन्होंने 10 साल? वो तो गिनाते हैं कि किसानों की हमने दोगुनी कर दी। कहाँ किसानों की दोगुनी न्याय करती है? आप बताइए किस एंगल से आप देख रहे हैं, किस कहाँ देखते हैं? आप बताइए कहाँ पर किसानों की जो दुगनी हो रहा है कि मोदी जी बात कर रहे हैं, किस जगह पर करती? देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वही पुराना भारत चाहिए जो अब से 10-15 साल पहले था, जहाँ पर के एक साथ हम ईद मनाते थे, एक साथ होली खेलते थे। अभी कौन रोक रहा है ये सब? अभी भी तो मना रहे हैं। पब्लिक के जहन में जहर घोला जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम को आपस में टकराया जा रहा है। ये चीज़ आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ सही है? मोदी जी सही है? गलत है बिल्कुल। कुल मिला के मैं यही बात करूँगा, पूरी मतलब भारत के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, किस एंगल से हमें वोट मोदी जी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मोदी जी से हमें अच्छे भारत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। राहुल भैया, राहुल अगर एक युवा नेता आ जाए, आपको नहीं लगता एक युवा नेता की ज़रूरत है भारत को? आप बताइए। राहुल गांधी एक युवा है और उनकी सोच एक युवा है, और देश को मैं ये समझता हूँ बहुत आगे लेके जाने की उनके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो देश को एक बहुत आगे लेके जा सकते हैं, और लेके जाएंगे बिल्कुल लेके जाएंगे राहुल जी। तो मैं यही चाहूँगा। आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी कर दी। मैंने ये बोला कि उनका ये दावा है कि हमने दोगुनी कर दी। जो उनका दावा है प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अभी पीछे किसानों के लिए कानून बनाए थे, उसमें कितने किसानों ने अभी आत्महत्याएं की, उसे वापस कराने के लिए 700 किसानों की शहादत हुई। कई महीने, लगभग सालों से ज़्यादा आंदोलन चला, 13 महीने, 1 साल से ज़्यादा का समय होता है, आंदोलन चला। मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने किसान के ऊपर थार चला दी, जिसका वीडियो है, आप सब लोगों ने देखा है। आप जानते हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई। अब आप देख लें खिलाड़ियों का मसला, जिन खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया, पूरे विश्व में गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक में मेडल जीते, वो खिलाड़ी हैं। उन खिलाड़ियों के लिए मोदी जी अपने एक सांसद का टिकट उसी परिवार में दिया, ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया या उन्हें टिकट दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद सोचिए, किसी तीसरे आदमी को आप एक टिकट नहीं दे पाए, और वो भी घोषणा आपने इतनी चालाकी के साथ की कि 2 चरणों का मतदान हो गया। जब जाटलैंड में वोट पड़ गए तो आपने तीसरे चरण में उनके घोषणा की कि साहब आप ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जो 2014 में इन्होंने वादे किए थे, आप मीडिया से आप जानते हैं कि आप इन्होंने वादे पूरे किए? कौन सा बात गिनवाते हैं? धारा 370 उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ये सारे काम कंप्लीट हुए, ट्रिपल तलाक उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, करा है उन्होंने सब काम। आप क्या चाहते हैं, मतलब धारा 370 से किसी हिंदू मुसलमान को कोई फायदा हुआ? आपने ये कहा ना कि 14 में जो उन्होंने वादे किए, वो वादे मैंने आपको बताया। 14 में तो उन्होंने वादे किए थे 15 लाख देंगे हर खाते में, 15 लाख नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, नहीं दिए। उन्होंने लोकपाल की बात करी थी कि लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन स्विस बैंक से वापस लाएंगे। आप बताओ काला धन, कौन सा काला धन वो वापस लाएं? उन्होंने कर्ज माफ किसका किया है? किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है, चंद उद्योगपतियों का उन्होंने कर्ज माफ किया है, जिनके सहारे पर सरकार बड़े से बड़े काम कर रही है। वो निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण से किसका नुकसान है? आम जनता का नुकसान है। अमीरों का नुकसान निजीकरण से नहीं है, उनका फायदा है। गरीब जनता का, मध्यम वर्ग का ही निजीकरण से नुकसान है। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? फिर इधर कुछ लोगों से भी बात कर। मैं ये कहना चाह रहा था कि राशन की जो बात कर रहे थे, राशन मुफ्त में जो फोकट में दे रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है वो जनता का पैसा है, और जनता के पैसे से जनता को वो भिखारी बना रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से अपाहिज बना रहे हैं, वो नाच दे के मानसिकता उनकी बिगाड़ रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े ना हो सकें। एक चीज़। दूसरी चीज़, किसानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गोलीबाजी करवा रहे हैं, कहाँ कार से रुंधवा रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है,
तीसरी चीज़, पहले जो राशन हमारा किसानों का, क्योंकि हम भी सब किसान ही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो जो हमारा राशन सरकार को जाता था अब वो अडानी को जा रहा है। तो ये हमारा फ़ायदा थोड़ी हो गया, और फिर वही जो अनाज है हमें दुगने रेट में मिल रहा है। तो ये किसानों का नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? कहाँ से उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी, ये बताएं आप मुझे, कैसे कर दी? मुगलों से उन्हें बहुत परेशानी है, मुसलमानों से बहुत परेशानी है, उनकी धरोहर जो हैं उनसे क्यों परेशानी नहीं है उनको? लाल किला उन्होंने गिरवी रख दिया, रेल उन्होंने बेच दिया, सेल उन्होंने बेच दिया, BSNL उन्होंने बेच दिया। क्या चीज़ उनकी कौन सी उपलब्धि है जिसकी आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी उपलब्धि के बारे में मुझे बताइए, कौन सी उपलब्धि है उनकी? बस ये उपलब्धि है उनकी कि जो ज़िले हैं, शहर हैं, उनके नाम चेंज कर रहे हैं, बाकी दूसरों की फसल काट रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की देन थी हिंदुस्तान में, आज उसी की फसल काट रहे हैं वो, उसी पे अपना बस वो लगा दे रहे हैं टैग कि साहब ये मोदी सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ, जबकि ऐसा है नहीं, जनता समझती है। जनता द्वारा जो उन्हें चुना जा रहा है बार बार, कुछ तो उपलब्धियां होंगी क्या? जनता द्वारा उन्हें कहीं नहीं चुना जा रहा है, उन्हें EVM मशीनों से चुना जा रहा है। असल बात ये है, मुद्दे की बात यह है, अगर वो ठप्पे से आज भी इलेक्शन कराएं तो उनकी हालत ख़राब है। आपने देखा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। मतलब भाषा की बात कर रहे हैं, उनकी भाषा छोड़ कर। भाषा की बात कर रहा हूँ, एक गरिमा होती है। मैं आज देख रहा था फेसबुक पे गोदी मीडिया को लेकर, तो गोदी मीडिया के में स्टेटमेंट थे प्रधानमंत्री के कि जो पाकिस्तान के नेतागण हैं वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की मतलब इंडिया गठबंधन के लिए दुआएं कर रहे हैं। उधर दूसरा उनका स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान उधर मर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रधानी का स्तर है, मतलब प्रधानमंत्री का स्तर है, ये पद की गरिमा है। एक गरिमा होती है ना प्रधानमंत्री पद की। उन्होंने अभी एक बयान दिया, काफ़ी वायरल था सोशल मीडिया पर, कि ये जो है आपकी जो संपत्ति है वो किन में बांटेंगे, उनमें बांटेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें बांटेंगे, घुसपैठियों में बांटेंगे। घुसपैठिए आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा मुसलमानों को घुसपैठिए कहा है उन्होंने। ठीक है, जबकि ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी पता है। ये सिर्फ विभाजन करना चाहते हैं। इन सब चीज़, इस स्टेटमेंट का कोई वो है नहीं, कोई तर्क है नहीं। इससे सिर्फ वोट का विभाजन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले चरण में इनका सूपड़ा साफ हो गया है। दूसरे चरण से इन्होंने ये सारी चीज़ें जो एक लेवल से नीचे जाके शुरू कर दी हैं। ये तो आप भी समझदार हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को कवर कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जैसा आप अभी कह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी की वजह से भारत का नाम रोशन हो रहा है। अरे भाई, हालात ये हैं, पहला हमारा नाम अमेरिका से टक्कर लेने पे, उसकी बराबरी करने पे, रूस की बराबरी करने पे, जापान की बराबरी कर रहे हैं। आज किसके साथ आ रहा है? भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अरे ये कोई इनकी औकात है हमारे सामने? हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की या बांग्लादेश की या भूटान की कोई औकात नहीं है। अगर कंपेयर करना था तो आप जापान से करते, चाइना क्या कर रहा है उसके प्रोडक्शन से करते, कुछ चाइनीज़ चीज़ें हमारे यहाँ ना आए उसके लिए कुछ बेहतर करते, घरेलू कुछ ऐसा बच्चों को देते जो पढ़े लिखे हैं, कोई रोज़गार के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, जो बाहर से हम परचेज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें वो ना हो सकें। आज हमारा कंपेयर हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्या चीज़ किस रेट बिक रही है, हमारे यहाँ क्या रेट बिक रही है। अरे भाई, हमें उनसे क्या लेना? हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में क्या चीज़, चावल क्या रेट बिक रहा है और कोई भी राशन क्या रेट बिक रहा है। आज हमारी कंडीशन ये हो गई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। बिल्कुल सही बात। पर ये भी तो है ना, आप देखो इस देश की हकीकत है कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया आप चलाते हैं तो देखते होंगे कि लोग कह रहे हैं कि 200 में पेट्रोल हो, 400 में पेट्रोल हो, चाहे कुछ भी हो, खाने को ना हो, वोट हम मोदी को देंगे क्योंकि मोदी देश में जो है अवतार हैं। फिर आप क्या करोगे इसमें? वो मसला जो है, वो मसला वो ये है कि उनकी आंखों पे धर्म का चश्मा लगा हुआ है, जिसकी उन्हें परेशानी इस चीज़ से नहीं कि उनका पेट्रोल 200-400 मिलेगा। उन्हें परेशानी ये है कि 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनको तकलीफ़ हो जाए, बस वो अपने आप 100 करोड़ तकलीफ़ झेलने को तैयार हैं। आप देखो, आप बात करो तो भुखमरी के इंडेक्स पे हमारा हिंदुस्तान कहाँ है? पहले कहाँ पर था? आज शायद बांग्लादेश से हमारे उसकी वो कंपैरिजन होता है। बताइए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन जैसों से कंपैरिजन होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिरी कुछ बताइए, क्या कहना फिर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। वो इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपनी फोर्स दूसरे देश में भेज के दूसरे देश के 2 टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। तो आप उनसे ताकतवर मान रहे हैं? आप बताएं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका दावा ये है, बीजेपी वालों का दावा ये है कि हमारे इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, अपनी सेना भेजी पाकिस्तान से, उनको लड़ा के वहाँ पे उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
किसी भी देश के सामने नहीं झुकी वो, देश को आज़ादी दिलाई। आपने कौन सा ऐसा काम किया है जो हम आपके लिए कहें? आपने 10 साल बहुत बड़े होते हैं, 10 साल की अवधि बहुत होती है विकास करने के लिए, काम करने के लिए 10 साल बहुत होते हैं, लेकिन वो 10 साल में इतना कुछ कर नहीं पाए जितनी लोगों को उनसे उम्मीदें थी, जितना उनसे था कि साहब ये हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। चलिए, तो ये तमाम ओपिनियंस थे और जनता के बीच में चुनाव के दौरान में हम जाते रहते हैं और आप देख सकते हैं ये एक अच्छी बेहतर जगह है, चौपाल है, क्रिकेट वगैरह भी ये लोग खेलते हैं। देखिए बैट सजे हुए हैं यहाँ पर और बेहतरीन बैठने का इंतज़ाम है। एक अच्छे, मुझे लगता है कि यहाँ पर बात हुई है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, इस कवरेज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? किस तरीके का ओपिनियन ये लगा है? किस तरीके के सवाल हैं आपके मन में? क्या जो बात शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों को लेकर यहाँ लोगों ने उठाई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।